तो आओ यार, पढ़ते हम लोग आज एलर्जी। और एलर्जी आप सबको पता ही, एलर्जी में क्या बताऊँ मैं, नहीं वही जो आपको पढ़ाई से है बहुत ज़्यादा, एलर्जी। तो एलर्जी का मतलब सिंपली होता है हाइपर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? जो एलर्जी कॉज करते हैं। देखो ये कॉमन है, अगर धूप पड़ेगी तो सबकी स्किन को थोड़ा बहुत इशू तो होगा, यानी नेचर का कोई भी चीज़ अगर आपसे इंटरेक्ट करता है तो आप रिस्पॉन्स दोगे, दैट्स ओके। लेकिन क्या हो अगर आप रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा ही देने लग जाओ, दैट इज़ एलर्जी। मान लीजिए सन किसी की स्किन पे टच होता है तो उसकी स्किन ज़्यादा रेड हो रही है, लेकिन सबकी नॉर्मल हल्की सी हो रही है, तो जिसकी ज़्यादा रेड हो रही है यानी वो ज़्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड द सनलाइट। तो एलर्जी का मतलब अगर आपकी बॉडी किसी एक चीज़ को लेकर ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, ये प्रॉब्लम वाली बात है। अब एलर्जी के अंदर जैसे, और हाँ, एलर्जी में जो एंटीबॉडी बहुत यूज़फुल होती है उसका नाम है IgE एंटीबॉडी। यही एंटीबॉडी एलर्जी से डील करती है। इसलिए कई बार हमारा जब एलर्जी का टेस्ट करता है कोई आके, जो भी लैब टेक्नीशियन, वो आपके ब्लड में, अब आप सोचते हो यार इसको कैसे पता मेरे को एलर्जी है, एलर्जी तो बाहर से विजिबल होती है, मुझे तो है ही नहीं ऐसी एलर्जी। तो वो आपके ब्लड में सिर्फ IgE नाम की एंटीबॉडी का लेवल देखता है, क्योंकि जब भी आपको किसी भी टाइप की एलर्जी होती है आपकी बॉडी क्या बढ़ाती है? IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इनहांस कर देती है। तो किसी की बॉडी में एलर्जी जानने के लिए आपको उसके स्किन को देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उसका ब्लड निकालें, ब्लड में से आप उसका IgE एंटीबॉडी का काउंट कर लें, आपको मालूम पड़ जाएगा उसका एलर्जी है या नहीं। एलर्जी के अंदर जो सेल बहुत मेन रोल प्ले करते हैं उनका नाम है, इट्स नॉट मस्ट सेल, इट्स कॉल्ड मास्ट सेल। स्किन के अंदर ये सेल पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड मास्ट सेल। देखो जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? एलर्जेंस। अगर, और हाँ, एलर्जी हम सबको है, ऐसा मत सोचना कि आप में से किसी को एलर्जी नहीं है। हाँ, बात ये पड़ जाती है हमें जिस चीज़ से एलर्जी है, कई बार इंसान को वो एलर्जेंस पूरी ज़िंदगी में मिलता ही नहीं है, तो रिएक्शन आया ही नहीं, तो उसे क्या लग रहा है? मुझे एलर्जी है ही नहीं। तो हर एक को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है। वो बात अलग है कि उसे जिस चीज़ से एलर्जी है उसका सामना पूरी ज़िंदगी में उससे कभी हुआ ही नहीं है, तो उसको क्या लगने लग गया कि मुझे एलर्जी नहीं है। बट सबको एलर्जी देखने को पाई जाती है। अब मान लीजिए एलर्जेंस है, ये जैसे ही बॉडी के स्किन के टच में आएगा और वैसे ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट मास्ट सेल तुरंत दो केमिकल रिलीज़ करते हैं। एक केमिकल का नाम है हिस्टामाइन और एक केमिकल का नाम है सेरोटोनिन। देखो हिस्टामाइन जो है ना, इट्स अ वैसोडाइलेटर, और जबकि सेरोटोनिन क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। अब इनमें ज़रा फ़र्क देखो। ये क्या करेगा? अगर कोई वेसल है आपकी बॉडी में, जो आर्टरीज़ है, जब ये काम करेगा तो ये आपकी आर्टरीज़ का डायमीटर छोटा कर देगा, यानी उसको सिकोड़ देगा, उसको पिचका देगा। और अगर ये काम करेगा तो ये वेसल का डायमीटर इंक्रीज़ कर देगा। तो एक डायमीटर को बढ़ाता है, एक डायमीटर को कम करता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़रा ये भी देख लेते हैं। जिस भी पार्ट में आपको एलर्जी होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए ये एलर्जेंस आ चुका है, इससे डील करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में IgE एंटीबॉडी ज़्यादा आनी चाहिए कि कम आनी चाहिए? ज़्यादा। अब एंटीबॉडी ज़्यादा लाने के लिए आपको ज़्यादा ब्लड लाना पड़ता है वहाँ पर। अब सोचो हमें बॉडी को ये थोड़ा डिसीजन लेना होता है, अगर उस पार्ट में एलर्जेंस है तो हमें ब्लड वहाँ ज़्यादा भेजना पड़ेगा ताकि एंटीबॉडी ज़्यादा जाए। ज़्यादा ब्लड भेजने के लिए बॉडी रिलीज़ करती हिस्टामाइन। पहले हिस्टामाइन क्या करेगा? जहाँ भी एलर्जी हो वहाँ की सारी आर्टरीज को चौड़ी कर देता है ताकि खून ज़्यादा है। आओ जल्दी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा ब्लड आएगा तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा? रेड। इसलिए रेड होता है क्योंकि ब्लड का फ्लो वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब एक बेसिक सा हिसाब के, जैसे शेयर मार्केट रूल है, किसी का प्रॉफिट तब होगा जब किसी का लॉस होगा। ये रूल फिक्स है। ऐसा हो सकता नहीं कि दो लोगों का प्रॉफिट और लॉस किसी का हो ही ना। बॉडी में कहीं पर खून बढ़ाओगे, क्या हुआ? कोई नहीं। देखो ढूंढ ले रिश्ता करने, कोई नहीं। अरे छोड़ो ना। देखो बॉडी में कहीं पर ब्लड ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कहीं से ब्लड कम भी हो रहा होगा। आपको पता है हिस्टामाइन ने उस पर्टिकुलर एरिया में इसका वेसल का साइज बढ़ा दिया, लेकिन सेरोटोनिन ने
बॉडी की जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं, पेरिफेरल मतलब जो बाहरी तरफ है, जो पूरी बॉडी के सारी आर्टरीज को ऐसे प्रेस कर दिया। अब जब प्रेस कर ल्यूमेन छोटा हो गया, ब्लड का फ्लो उसमें कम हो गया, तो उनके हिस्से का ब्लड किसको मिल गया? इस एलर्जी वाले पार्ट को मिल गया। अब सोचो, सारा ब्लड तो एलर्जी वाले पार्ट के पास आ गया, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ब्लड ही कम हो गया, और जब ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एकदम से कम होगा तो क्या होगा? तुरंत पर्सन का बीपी डाउन, और ज्यादा बीपी डाउन तो बंदा बेहोश होकर गिर जाता है वहीं के वहीं। इसीलिए एलर्जी जब सीवियर तो इंसान बेहोश हो जाता है बहुत ज्यादा। और अच्छा, एक बात और समझो, अगर ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली गिरता है दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर बीपी एकदम से गिर जाए तो बॉडी को शॉक लगता है, और उसकी डेथ का कारण वो शॉक बनता है। अब और इसको पता है हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक मतलब अगर एलर्जी के केस में बीपी सडन ड्रॉप हो जाए तो वो बॉडी में एक शॉक पैदा करता है, उस इंसान की डेथ का रीज़न वो शॉक होता है। तुमने शायद कई बार ऐसा सुना भी होगा कि कई बार जब किसी का रोड एक्सीडेंट होता है उसमें उसकी डेथ रिपोर्ट पड़ेगा, उसमें रीज़न आता है शॉक का। अब हम कहते हैं यार शॉक कैसे? हम सोचते हैं शायद जब गिरा हुआ तो उसको चोट लगा, उसको शॉक लगा हुआ है। ऐसा नहीं होता। किसी भी इंसान की बॉडी से अगर ब्लड एकदम से कम हो जाए तो उसकी बॉडी में पूरे सर से लेकर पाँव तक शॉक लगता है, और उसकी डेथ का कारण वही शॉक निकलता है। कब होता है? जब ब्लड लॉस कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाए। एक होता है ग्रेजुअली कम, उसमें शॉक नहीं लगता, एकदम से कम तो शॉक, और पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन उस शॉक में बंद हो जाते हैं, काम करना ही बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम सोचते हैं सर एलर्जी में क्या ही दिक्कत है, सर स्किन रेड होगी कोई नहीं पहुँच जाएगा। अरे एलर्जी एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। एलर्जी एकदम से अगर ये सोचो इनका लेवल एकदम से बढ़ जाए बॉडी में तो क्या होगा? एनाफाइलैक्टिक शॉक लगेगा, इंसान की डेथ हो जाती है। इसके इलाज के तौर पे हम क्या देते हैं बाहर से? एंटी हिस्टामाइन। देखो हालांकि ये तो आपके भले के लिए बने हैं ना, ये भाई ये आपके भले के लिए बने, लेकिन इनके भले की वजह से हमारा काम खराब हो जा रहा है, तो हम बाहर से क्या देते हैं? एंटी हिस्टामाइन। क्या एंटी हिस्टामाइन दो ताकि इनका ये प्रोडक्शन क्या हो जाए? कम हो जाए, ताकि हमारे ये रेडनेस ये सब जो है सिम्टम ना आए। तो एलर्जी के अंदर आप बस इतना रखो कि कौन सी एंटीबॉडी परफॉर्म होती है, किस तरह के सेल कौन से केमिकल रिलीज़ किया करते हैं, दैट्स इट। और सेरोटोनिन तो न्यूरोट्रांसमीटर भी है, अगर आपको याद हो। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, आपके मूड चेंजिंग एबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा रोल करता है। सुना डोपामीन, ऐसे सेरोटोनिन भी है। एलर्जी के बाद फिर हमने लिम्फोइड ऑर्गन पढ़े थे क्या? वही रह गया ना बस। तो हमारा अब रह गया मान लीजिए यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन। देखो वो ऑर्गन्स जहां पर लिम्फोसाइट्स का क्या होता हो, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन और एक्शन, मतलब ऐसे ऑर्गन। क्या हो भाई? कुछ है नहीं आया, चूहा हो गया। हाँ चलो कोई नहीं, घूम रहा है भाई, तो बायो पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, नीट उसको देना होगा शायद उसको भी इस बार। तो मैंने क्या बोला? लिम्फोसाइट जहाँ पर बनते हो, जहाँ पर ग्रो होते हो और जहाँ पर काम करते हो, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्फोइड ऑर्गन। अब लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी। मैं आपको पहले देता हूँ एग्जाम्पल, प्राइमरी का एग्जाम्पल क्या है और सेकेंडरी एग्जाम्पल क्या है। जैसे प्राइमरी में एक एग्जाम्पल आता है बोन मैरो, दूसरा बताओ थाइमस। अब समझो कैसे। सबसे पहले आपके जितनी भी हड्डियां हैं, खासकर जो लंबी हड्डियां हैं, उनके सेंटर में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो क्या करता है? बोन मैरो आपके बोन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स बनाता है। मान लीजिए ये क्या है? लिम्फोसाइट्स। ये ना तो बी है और ना ही टी है, सिर्फ लिम्फोसाइट्स हैं। इनमें से कुछ लिम्फोसाइट यहां से चले जाते हैं एक नए ग्लैंड के अंदर, जिसका नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड, जो कि आपके हार्ट के नियर बाय मिलता है। अब सोचो 100 यहाँ पे लिम्फोसाइट बने थे, 50 वहाँ चले गए, 50 यहाँ रहने लगे। अब जो वहाँ गए हैं वो, जैसे मान लीजिए वहाँ पर छोटे छोटे से लिम्फोसाइट से क्यूट से थे, वहाँ पर इनका पालन पोषण होता है और ये बड़े होते हैं, और ये लिम्फोसाइट वहीं पर ही क्या हो गए? मैच्योर हो गए। जबकि जो यहाँ रह गए थे वो यहाँ मैच्योर होंगे। भाई सारे तो नहीं गए थे ना, थोड़े से रह गए थे,
तो जो यहाँ रह गए वो यहाँ पर मैच्योर होंगे और यहाँ पर मैच्योर होंगे। आप देखो बॉडी को जब भी लिम्फोसाइट चाहिए होगी वो दोनों को बोलेगी, क्योंकि कुछ उसके पास और कुछ जो थाइमस ग्लैंड से लिम्फोसाइट निकलेंगे उनका नाम रखा जाएगा टी लिम्फोसाइट, क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं? थाइमस ग्लैंड से। और जो यहाँ से बॉडी में रिलीज होंगे उनका नाम हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स। अभी आप ऐसे याद कर लो कि बी का मतलब यहाँ पर बोन मैरो है, बट जिसको पता है उसे पता है बी का मतलब बोन मैरो नहीं है। यहाँ बी का मतलब बोन मैरो नहीं है, बर्स ऑफ फैब्रिका। बताओ छोटी सी कहानी क्या है इसकी। सबसे पहले ये लिम्फोसाइट हमने बर्ड्स में देखी थी। बर्ड्स के अंदर हमने देखा कि एक लिम्फोसाइट जिसका हमने नाम वहाँ पे होता है क्या रखा? बी लिम्फोसाइट। पता क्यों? वो लिम्फोसाइट उस बर्ड्स की जिस बोन से बन रही थी उस बोन का नाम था बर्सा ऑफ फैब्रिका। तो हमने कहा यार ये तो इसके बर्सा ऑफ फैब्रिका से बन रही है, हमने क्या नाम रख दिया? बी लिम्फोसाइट। अब कमाल की बात कब आती है? जब मालूम पड़ा यही बी लिम्फोसाइट इंसानों में भी है। और हमने क्या देखा कि अच्छा, जब हमने बोला कि यही बी हमारे में भी है तो वो बी तो बर्ड वाला ही है ना, नाम जो है। हमने देखा कि ये बी लिम्फोसाइट जिससे बन रहा है, लकली उसका नाम भी किससे स्टार्ट है? बी से ही स्टार्ट है। तो ये क्या हो गया? कोइंसिडेंस। तो हम इसी को मान लेते हैं, हम ये बोलते हैं जी वो बी मतलब क्या है? बोन मैरो। आप यही मान के चलना, ठीक है? रियलिटी से आपको वाकिफ होना भी नहीं है। तो देखो प्राइमरी वो जहां पर लिम्फोसाइट्स का क्या होता हो? फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, जहां पर बनते हो और मैच्योर होते हो, या दोनों में से कोई एक काम है, दोनों होता हो। लेकिन ये वैसी सी बात है जैसे ना हमने यहाँ बच्चे भेजे, ठीक है? ये बच्चे हमने भेजे दोनों को डिफेंस सेंटर भेजे ताकि वो लोग ट्रेनिंग करें, ना आर्मी के लिए तैयारी करें। सोचो यहाँ पर उन लोगों ने तैयारी करी और तैयार होकर अब वो एक अच्छे खासे नौजवान हो चुके हैं, यानी अब वो सोल्जर बन चुके हैं। अब सोल्जर की ट्रेनिंग के बाद हमें उन्हें वहाँ तो नहीं रखना होता, उनकी हम पोस्टिंग करते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सेम बोन मैरो और थाइमस, ये आप मान के चलिए हमारी बॉडी की नेशनल डिफेंस एकेडमी है। हमारी बॉडी सारी आर्मी को कहाँ ट्रेन करती है? बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड में। जिनको यहाँ पे ट्रेन करती है उनका नाम टी लिम्फोसाइट, जिनको यहाँ ट्रेन करती है उनका नाम बी लिम्फोसाइट। लेकिन तो सवाल है क्या वो हमेशा वही रहेंगे? नहीं, वहाँ सिर्फ उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनका काम भी तो होगा ना कुछ, तो उनके लिए उनकी पोस्टिंग करी जाती है। अब पोस्टिंग कहाँ करी जाती है? पूरी बॉडी में, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में इनको भेज देते हैं। मान लीजिए किसी को भेज दिया हमारे मान लीजिए लीवर के पास, किसी को लंग्स में भेज दिया, किसी को इंटेस्टाइन में भेज दिया, और ये बोला कि अगर कभी भी दुश्मन तुम्हारे इलाके में आ जाए तो जो सबसे पास पड़ता हो वो अटैक करेगा पहले। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि पाकिस्तान साइड पे हमारा बॉर्डर है, वहाँ पे कोई दुश्मन अटैक कर रहा है और चाइना वाले तो जो हमारी आर्मी वो जारी मारने के लिए, ऐसा नहीं होगा। जो नियर बाय अटैक सबसे पहले वो करेगा। अब बॉडी जहां भेज रही है उसी का नाम क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी का जहां पर वो अपना एक्शन करेंगे। अब सेकेंडरी के एग्जांपल में जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या मिलते हैं? बता यश। पेयर्स पैचेस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पैचेस देखने को मिलते हैं इस तरह से। ये पैचेस आप मान के चलो कैंप है ये आर्मी का, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आर्मी ने क्या कैंप लगा रखे अपने अलग अलग, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमार होने के चांस किससे? हमें रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव। तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कहाँ चाहिए? रेस्पिरेटरी, और यहाँ सिक्योरिटी चाहिए अपने को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे पैचेस धब्बे धब्बे से बने पड़े हैं। उन्हीं में कौन बैठे पड़े हैं? बी और टी, कि जैसी खाना रहा, कोई है क्या इसमें? नहीं है, चल जान दे। कोई है क्या? चल जान दे। ये देख रहा है वहाँ पर वो। और सुनो, टॉन्सिल सुने? यहाँ भी टॉन्सिल्स, इन टॉन्सिल्स में बिठा रखा है इन बीओटी को कि जब खाना को यहाँ से फूट जाए, चेक करो भाई फूट में है तो नहीं, है तो मारो से लपेट के। अगेन स्प्लीन है जहाँ पे आरबीसी की डेथ होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हाँ, तो यहाँ पर भी आपके कौन बिठा दिए? आर्मी जवान की। कोई यहाँ पर भी है, छोड़ना नहीं है। और सबसे मेन तो भाई अब आएगा हमारा माल्ट। सोचो कैसे, रुक जा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे अंदर के लेयर का नाम होता है म्यूकोसा। क्या नाम है? माउथ से लेके एनस तक का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सबसे अंदर के लेयर का नाम क्या है? म्यूकोसा। और हम जानते हैं सबसे ज्यादा बीमार हमारे होने के चांस इसी सिस्टम से होते हैं। तो बॉडी ने क्या किया? पूरे म्यूकोसा के साथ एक लिम्फॉइड टिश्यू अटैच कर दिया, और ये लिम्फॉइड टिश्यू क्योंकि म्यूकोसा से अटैच है तभी इसका नाम क्या है?
म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नाम देखो, म्यूकोसल एसोसिएटेड, यानी किससे अटैच है ये? म्यूकोसा से अटैच है। और जितना लिम्फॉइड टिश्यू आपके पास है 50% तो अकेला यही है, ये। यानी सबसे ज्यादा लिम्फॉइड ऑर्गन कहीं है तो कहाँ है? आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में बसा पड़ा है। इसके अलावा आपके टॉन्स, वो लिम्फ नोड्स हैं, जानते हो लिम्फ नोड्स? लिम्फेटिक सिस्टम हमारा जैसे एक ब्लड का सिस्टम है, ऐसे ब्लड का एक कंपोनेंट लिम्फ है, उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया, अलग से वेसल बनाई गई है। और उस वेसल में जहाँ जहाँ पे गांठ बन रही है, उस गांठ को क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स। उस लिम्फ नोड पे कौन बिठा रखे हैं? लिम्फोसाइट। इसका नाम देखो, यहाँ पे जो हम लिम्फ कह रहे हैं ना, जो बड़ा था लिम्फोसाइट, ये नाम उठाया तो इनसे क्या है? क्योंकि लिम्फ नोड में बैठे हैं, इसलिए नाम क्या है? लिम्फोसाइट्स। उनका नाम रखा ही ऐसे क्या था। तो दो तरह के हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन, एक प्राइमरी, सेकेंडरी। जहां ये बनेंगे और मैच्योर होंगे वो प्राइमरी, और जहां ये एक्शन करने जाएंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी तो और लंबी लिस्ट है, प्राइमरी में सिर्फ 2 ही है, तीसरा है ही नहीं। अगर आपको दोनों से कोई करना तो प्राइमरी कर लो याद भाई, क्योंकि आप इसमें सोचो टेबल है, आपको पता करना कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी। प्राइमरी के 2 एग्जाम्पल है, बस 2 निकाल लो, बाकी सारे क्या बचे? सेकेंडरी के। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये, कुछ ज़्यादा ही। अंशिका बंद करियो क्या?